2025 की शुरुआत से लेकर जून 2026 तक लगभग 18 महीनों तक यूक्रेन में युद्ध शायद अभी भी रूस के पक्ष में था। हाँ, यह धीमा था और किसी भी हफ्ते में ज़्यादातर खबरें यही होती थीं कि कहीं कोई गांव कब्जा लिया गया या कहीं कोई पेड़ों की पट्टी पर कब्जा कर लिया गया। आखिरकार रूस द्वारा कब्जाई गई जमीन की गति धीमी हो गई थी, लेकिन महीनों की ये धीमी बढ़ते भी बड़ा फर्क ले आई। छोटी छोटी अदृश्य जीतें जुड़ती हैं, जिससे नक्शे की लाइन धीरे धीरे मुड़ती है। यही युद्ध था। रूस ने दबाव बढ़ाया, यूक्रेन ने उसे धीमा करने के लिए भारी कीमत चुकाई और मोर्चा धीरे धीरे पश्चिम गया। मार्च 2026 में अचानक बढ़त रुक गई, और ये रुकना सिर्फ धीरे धीरे रेंगने जैसा नहीं था जैसा हमने पहले देखा था, बल्कि वास्तव में उल्टा होना शुरू हो गया था। रूस ने कुछ इलाकों में बढ़त बनाई, लेकिन यूक्रेन ने और अधिक क्षेत्र वापस लिए। संख्या इस पर निर्भर करता है कि आप किस नक्शे पर भरोसा करते हैं, एक कहानी बयां करती है। ये मार्च में यूक्रेन के पक्ष में कुछ दर्जन वर्ग किलोमीटर से शुरू होकर अप्रैल में 100 से भी ज़्यादा और मई में उससे भी बड़ा आंकड़ा हो जाता है। अब हम मुख्य रूप से चर्चा कर रहे हैं कि यूक्रेन कितनी मजबूती से जवाब दे रहा है। पहला कारण है खुद सेना। हम सैनिकों, मशीनों, ईंधन, गोला बारूद और सेना को बार बार किलेबंद मोर्चों पर झोंकते रहने की भौतिक क्षमता की बात कर रहे हैं। दूसरा कारण उतना स्पष्ट नहीं पर उतना ही अहम है। अब क्रेमलिन के पास भरोसेमंद कहानियां खत्म हो रही हैं। 18 महीनों तक वे हर नाकामी पर पहले से सफाई देते थे। युद्ध अब भी योजना के अनुसार चल रहा था और रूस की अर्थव्यवस्था आशावादी अनुमानों से कम रहने के बावजूद तकनीकी रूप से बढ़ रही थी। वह प्रतिबंधों के बावजूद संघर्ष को ईंधन दे रही थी। 2025 में रूस ने दावा किया कि यूक्रेन को ज्यादा नुकसान हो रहा है, जबकि रूस को कम सफलता मिली और उसने अपने भंडार का अधिक उपयोग किया। 2026 में हम जो देख रहे हैं वह क्षण है जब भौतिक भंडार और प्रचार दोनों में एक साथ कमजोरियां दिखने लगती हैं। टैंक खाली हो जाता है और इसका बहाना भी खत्म हो जाता है। एक मुख्य बात ध्यान रखें कि 2026 की शुरुआत का डेटा अलग अलग स्रोतों से आता है और संभवतः यूक्रेन के पक्ष में झुका हुआ है। सार्वजनिक ट्रैकर्स मात्रा पर सहमत नहीं हैं और सबसे सतर्क आकलनों में तो वे दिशा पर भी मुश्किल से सहमत होते हैं। लेकिन रूस की पूरी रणनीति फिर भी यही है कि पहले आगे बढ़ो और फिर मजबूती के लिए तेजी से अतिरिक्त सैनिक भेजो। अगर यूक्रेन उन जगहों को रूस के घुसने की कोशिश से भी तेजी से वापस ले रहा है जितनी तेजी से रूस उन्हें मजबूत कर सकता है, तो रूसी हमला अपनी ही शर्तों पर नाकाम हो रहा है। रूसी मीडिया उस कब्जे वाले इलाके को कैसे बताता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। हमला अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पा रहा है और जो पक्ष रक्षा कर रहा था वही अब रफ्तार तय कर रहा है। मार्च में आप बहुत खींचतान करके उसे मौसमी कह सकते थे। जब आप मई के आंकड़ों तक पहुंचते हैं तो मौसमी कहानी खत्म हो जाती है और संयोग से यहीं से हम शुरू करते हैं। पहला कारण है मौसम। नमी, बारिश, बर्फ, पिघलती बर्फ भारी वाहनों के लिए खतरनाक हो सकती है। यहाँ तक कि ड्रोन और छोटी घुसपैठी टुकड़ियों वाले युद्ध में भी बख्तरबंद वाहनों का महत्व बना रहता है और सभी को, चाहे वे ड्रोन ऑपरेटर हों या नहीं, फिर से रसद मिलनी पड़ती है। इस बार सर्दी पिछले साल से ज्यादा ठंडी और नम थी, जिससे ज्यादा बर्फ गिरी। मार्च तक वह बर्फ पिघल गई और इससे एक वाकई में बेहद कठिन कीचड़ का मौसम आ गया, जिसने यूक्रेनी और रूसी कच्ची सड़कों को लगभग सूप जैसा बना दिया। तो हमला वही फंस गया। रूस की जीत की चाल यहाँ यह थी कि उन्होंने मौसम को दोषी ठहरा दिया। उनका कहना था कि किसी ने कोई गलत फैसला नहीं लिया, जमीन नरम हो गई, जबकि पिछले साल रूस ही आगे बढ़ने की रफ्तार तय कर रहा था। अब हमें इन विरोधाभासों को देखना होगा। कीचड़ वाली थ्योरी कहती है कि मोर्चा जमे हुए था, यूक्रेन आगे नहीं बढ़ रहा था। अगर यही कहानी होती तो आप सोचते दोनों सेनाएं वही फंसी रहती और मौसम को दोष देती। दोनों देशों ने दशकों तक एक जैसे मौसम वाले इलाकों में प्रशिक्षण लिया है, क्योंकि यूक्रेन और रूस के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों का मौसम लगभग समान है। तो मौसम असली है और ये रूस की गति को धीमा करने में मदद करता है। लेकिन ये उस पैटर्न की पहली मिसाल है जिसे आप बार बार देख सकते हैं। एक सुविधाजनक क्रेमलिन समर्थक व्याख्या है जो बताती है रूस क्यों रुका।
पर यह नहीं समझाती कि अब रूस क्यों पीछे हट रहा है। दूसरा कारण है पेड़ों की कतार, जो आमतौर पर देश के सबसे खूबसूरत नज़ारों में से एक है। विशाल नीले आसमान के नीचे अनंत सुनहरे खेत, ये यूक्रेनी झंडे की प्रेरणा का मुख्य स्रोत है और यूक्रेन के प्रमुख गेहूं और अनाज उत्पादक की भूमिका दिखाता है। खेतों के किनारे पेड़ों की कतारें हैं, जिन्हें तकनीकी भाषा में विंड ब्रेक कहते हैं। ये इसलिए है क्योंकि इनके बिना हवा मिट्टी उड़ा लेती है और यूक्रेन का अन्न भंडार होना रुक जाता है। वही विंड ब्रेक्स आगे बढ़ती पैदल सेना के लिए बेहतरीन छुपाव बन जाते हैं, जो ऊपर उड़ रहे ड्रोन से छुपने की कोशिश कर रही होती है। 1930 के दशक का मिट्टी संरक्षण कार्यक्रम रूसी हमलावर समूहों को बिन देखे आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। 2024 में भी यूक्रेन ने ड्रोन को फ्लेम थ्रोवर से लेस कर विंड ब्रेक्स जलाकर रूसी ठिकानों को उजागर करना शुरू किया। हालांकि 2026 में यूक्रेन के द्वारा छुपाव हटाने के प्रयासों का पैमाना स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसका कोई भी पैमाना रूस के उन कुछ फायदों में से एक को खत्म करने के लिए काफ़ी हो सकता है, जो वह घनी आबादी वाले इलाकों के बीच में मूव करते समय इस्तेमाल करता है। यहाँ भी एक पक्ष है जहाँ रूसी रुकावट समझ नहीं आती। जली हुई पेड़ों की कतारें रूसी पैदल सेना को रोक सकती है, लेकिन इससे यूक्रेन के लिए भी इलाके में बढ़ना कठिन हो जाता है, क्योंकि छुपाव दोनों के लिए है। जो हमें तीसरे कारण तक ले आता है, वही जिसमें वास्तव में गति बदल गई थी, इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्टारलिंक। अब रूसी सैनिकों ने फ्रंटलाइन संचार के लिए तस्करी से लाए गए और कब्जे में लिए गए स्टारलिंक टर्मिनलों का इस्तेमाल किया, जो वही सैटेलाइट इंटरनेट है जिसने 2022 से यूक्रेन को जोड़े रखा। रूस को ये टर्मिनल नहीं मिलने चाहिए थे, क्योंकि स्पेसएक्स रूस में नहीं बेचता, लेकिन फरवरी 2026 की शुरुआत में ये बदल गया। एलन मस्क और यूक्रेन के रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव की बातचीत के बाद स्पेसएक्स ने रूस की अनधिकृत पहुंच रोकने के लिए कदम उठाए। यूक्रेन ने टर्मिनलों की श्वेत सूची दी, कब्जे वाले क्षेत्रों के अन्य टर्मिनल बंद हुए। मस्क ने अपने खास अंदाज में पोस्ट किया कि रूस के अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए उठाए गए कदम कारगर साबित हुए हैं, और सार्वजनिक रूप से पूछा कि क्या और कुछ करने की जरूरत है। इसका असर तुरंत दिखा और यहीं से प्रचार का सिलसिला तेज हो जाता है। यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि हमले लगभग रातों रात रुक गए और यूरोपीय नीति विश्लेषण केंद्र ने तर्क दिया कि इससे रूस की पूरी सैन्य संचार व्यवस्था ढह सकती है। पेंटागन ने आकलन किया कि टर्मिनलों के निष्क्रिय होने के बाद यूक्रेन ने करीब 400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वापस लिया, जो 2023 के बाद कीव की पहली बड़ी उपलब्धि थी। अब इसे क्रेमलिन के बयान से तुलना करें, जिसमें महीनों से कहा जा रहा था कि रूसी सैनिकों ने कभी स्टारलिंक का इस्तेमाल नहीं किया या उन्हें इसकी पहुंच नहीं थी। वह दावा कभी पूरी तरह विश्वसनीय नहीं था और टर्मिनल बंद होते ही हमला रुकने से वह असंभव हो गया। आप ये नहीं कह सकते कि सेना किसी चीज पर निर्भर नहीं है और वही चीज छिनते ही ठप पड़ जाए। मास्को के लिए सफाई की कहानी असली समस्या से भी बुरी है। रूस का जवाब है स्वदेशी सैटेलाइट नेटवर्क रेसवेत, जिसका मैपेबिलिटी सुबह है। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक ये 2027 तक व्यावसायिक रूप से शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन ग्रिड की समस्या है। विश्लेषकों के मुताबिक ऐसे नेटवर्क को विश्वसनीय बनाने के लिए कम से कम 250 सैटेलाइट्स चाहिए। जून 2026 तक रासवेत के 16 सैटेलाइट्स कक्षा में थे, जिनमें से एक खो गया था और कार्यक्रम तय समय से पीछे था। तुलना करें तो स्पेसएक्स 10,000 से अधिक सैटेलाइट्स चलाता है, तो क्रेमलिन की ओर से यह आश्वासन कि इसका विकल्प आ रहा है सिर्फ 2027 की समय सीमा ही देता है। इसका मतलब है कि अग्रिम मोर्चे के सैनिकों को 2027 तक कमांड और कंट्रोल की समस्याएं झेलनी पड़ सकती है, और यह भी एक आशावादी अनुमान है। फैक्टर 4 भी लगभग उसी समय आता है और ये रूस में खुद को डबल झटका दिया है। टेलीग्राम। स्टारलिंक टर्मिनल बंद होने के साथ ही रोसकोमनाडजोर ने टेलीग्राम की कार्यक्षमता सीमित करना शुरू कर दिया। यह राजनीतिक फैसला था, सैन्य नहीं। टेलीग्राम पर रूसी अपनी शिकायतें साझा करते, असंतोष फैलाते और प्रदर्शनकारी संगठित होते हैं। थॉटलिंग राज्य के लिए प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करके कहानी को नियंत्रित करने का एक तरीका है। बस एक छोटी सी समस्या थी, क्योंकि
रूसी सैनिक भी अपना समन्वय टेलीग्राम पर ही करते थे। उसी समय जब आक्रमणकारी सेना ने इंटरनेट खोया, उसने वह प्लेटफॉर्म भी खो दिया जिस पर कई सैनिक संचार करते थे। इसके बजाय रूस ने अपने सरकारी समर्थन वाले विकल्प को बढ़ावा दिया, जिसे मैक्स कहा जाता है। लेकिन जहां इसे शुरू में 2025 के अंत में प्रचारित किया गया था, वहीं 2026 तक इस ऐप में गंभीर सुरक्षा समस्याएं पाई गई। सरकार को अपना रुख बदलना पड़ा और अग्रिम पंक्ति के सैनिकों के लिए फिर से टेलीग्राम सिफारिश की गई। जून 2026 तक भी ये तय नहीं हुआ कि सैनिक संचार के लिए कौन सा ऐप इस्तेमाल करे। इसी दौरान स्टारलिंक काम नहीं कर रहा है और उसका विकल्प अभी तक तैयार नहीं है। यहीं पर सैनिकों को थकाना और कहानी एक दूसरे से अलग नहीं रहते, बल्कि एक दूसरे को बढ़ावा देने लगते हैं। जैसे जैसे युद्ध बिगड़ता है, आम रूसी लोगों में असंतोष बढ़ता है। असंतोष बढ़ने पर क्रेमलिन के पास उन प्लेटफॉर्मों पर सख्ती का और कारण बनता है जहां असंतोष है। लेकिन उन प्लेटफॉर्मों पर सख्ती से सेना की संचार व्यवस्था कमजोर होती है, युद्ध का मैदान और खराब दिखता है और असंतोष बढ़ता है। पांचवा कारण सबसे दिलचस्प है, क्योंकि ये सिर्फ लगातार मिली अच्छी किस्मत से कहीं ज्यादा गहराई की ओर इशारा करता है। रेलवे पर हमले। इसके लिए हमें कुछ देर मोर्चे से हटना होगा। रूस को हराने की रणनीति खाई नहीं, आपूर्ति रेखा पर केंद्रित रही है। अगर मोर्चे पर मौजूद सैनिकों को ईंधन, गोले और खाना नहीं मिल पा रहा है, तो वहां असल में जो भी हो रहा है वह कोई मायने नहीं रखता। मोर्चे पर रूस की बढ़त से आपूर्ति की समस्या और बढ़ जाती है, क्योंकि सामान अब और दूर भेजना होता है। सेना को भूखा रखकर मोर्चे को खुद ब खुद गिरने देना है। ऐतिहासिक रूप से यूक्रेन की इस रणनीति को लागू करने की क्षमता सीमित रही है। रेखा के पीछे दर्जनों किलोमीटर तक विनाशकारी शक्ति का प्रदर्शन करना ऐतिहासिक रूप से महाशक्तियों का विशेषाधिकार रहा है, न कि उस देश का जिस पर आक्रमण किया जा रहा है। यूक्रेन ने 4 सालों में कभी कभी गहरे हमले किए, लेकिन ये एक बार की घटनाएं थी, कोई लगातार अभियान नहीं था। अब ये बात शायद सच नहीं रही और यही असली कहानी है। हाल के महीनों में रेलवे, जंक्शन और लॉजिस्टिक्स नोड्स पर हमलों की गति तेजी से बढ़ी है। यूक्रेन ने यह कैसे किया, यह साफ नहीं है। बस जवाब है ड्रोन, जिनमें कई बातें छुपी है। एक विश्वसनीय अनुमान यह है कि यूक्रेन ने रूस की फाइबर ऑप्टिक ड्रोन की बढ़त को कम कर दिया, जो जैम प्रूफ वायर गाइडेड ड्रोन है और जिनकी वजह से रूस गहरे ग्रे जोन में हावी था। इस बढ़त को पलटने से यूक्रेनी सिस्टम रूसी कब्जे वाले इलाकों में काफी अंदर तक पहुंचने लगे। हर हफ्ते नए मॉडल आ रहे हैं, लेकिन यूक्रेन ने दुश्मन की रेखा के पीछे लगातार तबाही पहुंचाने का तरीका ढूंढ लिया है, जिसका असर मोर्चे पर दिख रहा है। सच कहूं तो ये मामला क्रेमलिन आसानी से नहीं छुपा सकता, क्योंकि रेल लाइन कटने और ट्रेनें न चलने पर इसे छुपाना मुमकिन नहीं होता। छठा कारण उस तर्क का स्वाभाविक विस्तार है, जो रूस के सैन्य औद्योगिक आधार पर लंबी दूरी के हमलों तक बढ़ता है। यह समस्या यह है कि हथियार कारखाने मोर्चे से दूर मजबूत इमारतों और वायु रक्षा के पीछे होते हैं। निशाना साधने के लिए ऐसी चीज चाहिए जो दूर तक उड़ सके, असली पेलोड ले जाए और सफर में बची रहे। 2 चीजें बदली है। पहली, रूसी वायु रक्षा पिछले 1 साल से साफ तौर पर बिखरती नजर आ रही है। दूसरा, यूक्रेन ने ऐसा ड्रोन बनाया है जो बहुत दूर तक उड़कर सब कुछ तबाह कर सकता है। ये बर्ड फ्लेमिंगो या FPFP-5 है, जिसे यूक्रेनी कंपनी फायर पॉइंट ने बनाया, और इसका नाम इसकी पहले अनावरण में फ्लेमिंगो पिंक रंग के कारण पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कोई संशोधित ड्रोन नहीं है, बल्कि एक भारी क्रूज मिसाइल है जो लगभग 1150 किलोग्राम का वारहेड लेकर करीब 3000 किलोमीटर तक जा सकती है। यह ड्रोन और मिनी क्रूज मिसाइलों से कई गुना ज्यादा विस्फोटक है, जबकि यूक्रेन जिन लंबी दूरी के ड्रोन और मिनी क्रूज मिसाइलों पर निर्भर था, वे अक्सर सिर्फ कुछ दर्जन किलोग्राम ही ले जाती थी। फ्लेमिंगो हमलों में वोत्किंस्क मशीन बिल्डिंग प्लांट और रूस के मुख्य मिसाइल व तोपखाना निदेशालय के बड़े शस्त्रागार जैसे लक्ष्य शामिल हैं, यानी वही मजबूत फैक्ट्री और गोला बारूद भंडार के लक्ष्य जो 1 साल पहले यूक्रेन की पहुंच से बाहर थे। रूस के उत्पादन पर असली नुकसान और प्रभाव जानना मुश्किल है। यहाँ प्रचार की समस्या
क्रेमलिन के पक्ष में है। जिस फैक्ट्री पर हमला हुआ हो में वो नाटकीय आग का गोला नहीं बनता जिसे पड़ोसी लोग फिल्मा कर पोस्ट कर दे। इसलिए युद्ध में हुए नुकसान का आकलन वाकई में ज्यादा मुश्किल होता है। अगर आप यूक्रेन के ड्रोन जैसे FP-FP5 के बारे में और जानना चाहते हैं तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें। हम हर दिन नए घटनाक्रम और यूक्रेन के नए ड्रोन मॉडल पर वीडियो पोस्ट करते हैं। लेकिन फैक्टर 7 अक्सर आग और तबाही लाता है। हम रूस के तेल उद्योग और खासकर निर्यात की बात कर रहे हैं और यही वह क्षेत्र है जहां तस्वीर सबसे ज्यादा यूक्रेन के पक्ष में है। याद दिला दूं, यह युद्ध सोवियत संघ के पतन के बाद से रूसी राज्य का सबसे बड़ा वित्तीय उपक्रम बन गया है। 2022 से 2026 के बीच रूस ने लगातार रिकॉर्ड तोड़ सैन्य बजट बनाए हैं, जो कि कुल सरकारी खर्च का 40% तक पहुंच गया है। और यह तो सिर्फ सार्वजनिक रूप से स्वीकार की गई फंडिंग के लिए था। तो तर्क है कि अगर रूस आए और सैनिकों को वेतन देने या गोले बनाने की क्षमता खो दे तो वो सीधे हारे बिना युद्ध छोड़ सकता है। तेल रिफाइनरियों, बंदरगाहों और शैडो फ्लीट टैंकरों पर हमले सीधे उस आय पर हमला करते हैं। रूसी वायु रक्षा की खराब स्थिति के कारण अभियान महीनों से चल रहा है और मॉस्को की हालत बिगड़ती जा रही है। अप्रैल 2026 में यूक्रेन ने रूसी तेल ढांचे पर कम से कम 21 बार हमला किया और रूसी रिफाइनरी उत्पादन दिसंबर 2009 के बाद सबसे निचले स्तर पर आ गया। ये 16 साल में सबसे निचला स्तर था जो ड्रोन की वजह से हुआ। देखिए प्रचार तंत्र ने क्या किया। ईंधन उत्पादन घटने पर मॉस्को ने 2024 में इसके आंकड़े प्रकाशित करना बंद कर दिया। डेटा हटा दो, कहानी खत्म। गिरावट इतनी बड़ी थी कि रोस्टेट का सूचकांक भी इसे नहीं छुपा सका, क्योंकि तेल उत्पादों का उत्पादन एक ही महीने में सालाना 9% से ज्यादा गिर गया। फिर निर्यात पर पाबंदियां लग गईं। रूस ने घरेलू आपूर्ति सुरक्षा के नाम पर पहले पेट्रोल फिर जेट ईंधन के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। इसे ध्यान से पढ़े। अपने ही लोगों को ईंधन की गारंटी देने के लिए निर्यात पर प्रतिबंध लगाना वही चुपचाप स्वीकारोक्ति है जिसकी कमी को आधिकारिक बयान नकारते हैं। आमतौर पर आप उस चीज की जल्दी नहीं करते जो आपके पास काफी है और जिसे बना सकते हैं। तेल की कमी भी इसी वजह से है, क्योंकि पैसा ही लोगों को खरीदता है। कम राजस्व के साथ क्रेमलिन को भर्ती में कटौती करने के लिए मजबूर होना पड़ा है और भर्ती ही वह दूसरी आधी चीज है जो इस युद्ध का फैसला करती है। रूस के वित्त मंत्रालय और क्षेत्रीय बजट डेटा के स्वतंत्र विश्लेषण से पता चलता है कि इस साल की पहली तिमाही में भर्ती पिछले साल की तुलना में लगभग 20% घटकर करीब 70,000 नए अनुबंधित सैनिकों पर आ गई। रूसी अधिकारियों, जिसमें रक्षा मंत्री भी हैं, ने कहा है कि भर्ती योजना आगे बढ़ रही है और इसी अवधि में रूस के विभिन्न क्षेत्रों ने चुपचाप अपने साइन ऑन बोनस को रिकॉर्ड ऊंचाई तक बढ़ा दिया है, जो औसतन लगभग 1.5 मिलियन रूबल यानी लगभग $21,000 है। अगर भर्ती योजना के अनुसार होती तो बार बार इनाम बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। बोनस असली सच्चाई है जिसे प्रेस रिलीज नहीं बताएगी। आधिकारिक कहानी ऊपर बढ़ती है लेकिन नीचे का प्रोत्साहन ढांचा इसका उल्टा दर्शाता है। अब नुकसान की बात करें तो सतर्क रहे, क्योंकि हताहतों के आंकड़े अधिकतर यूक्रेनी या उसके समर्थक स्रोतों से हैं। इन्हें दावे की तरह माने, न कि तय तथ्य। 2026 की शुरुआत तक 13 लाख से ज्यादा हताहतों के साथ रूस सैनिकों को इतनी तेजी से खो रहा है जितनी तेजी से नए भर्ती नहीं हो रहे। फरवरी 2026 में हताहतों की संख्या लगभग 40,000 सैनिकों की आंकी गई थी, जबकि भर्ती केवल 35,000 के आसपास मानी गई थी। ये 12.5% की कमी है, जो कि उस देश के लिए बहुत ज्यादा है जो ये दावा कर रहा है कि वो युद्ध जीत रहा है। यहां तक कि अगर हम इन खास आंकड़ों को भी एक तरफ रख दें तो भी मूल तर्क यही है कि आक्रमण करने वाली सेना को रक्षा करने वाली सेना की तुलना में कहीं ज्यादा जनशक्ति की जरूरत होती है। जनशक्ति आंकड़ों के अनुसार रूस ने यूक्रेन में सिर्फ 1,90,000 सैनिकों के साथ शुरुआत की थी। 2025 तक यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के अनुसार रूस के लगभग 6 लाख सैनिक तैनात थे। और यहाँ भी एक बड़ा अंतर है, क्योंकि जेलेंस्की ने सुझाव दिया था कि यूक्रेन के 8,80,000 तैनात सैनिक हैं। तो 2025 की शुरुआत में भी रूस ने वह जनशक्ति बढ़त खो दी थी जो उसके पास थी, और इसमें तकनीकी विकास और पहुंच में अंतर को भी शामिल नहीं किया गया है। 2025 में
रूस ने जितने सैनिक भर्ती किए उससे ज्यादा खो दिए। अधिकांश विश्वसनीय अनुमान बताते हैं कि रूस ने 4,15,000 सैनिक खो दिए, जबकि भर्ती का आंकड़ा 4,09,000 था। हालांकि यह एक मामूली नुकसान है, लेकिन इससे यह धारणा टूट जाती है कि रूस वास्तव में यूक्रेन के खिलाफ ज्यादा सैनिक इकट्ठा कर रहा है और व्यापक संघर्ष में जीत रहा है। यूक्रेन की सबसे बड़ी उपलब्धियां असली हवाई नियंत्रण से स्पष्ट है, जिसमें ड्रोन की श्रेष्ठता, गहरे हमले और संचार का ध्वस्त होना शामिल है। ये यूक्रेन के लिए बेहतर है, क्योंकि 4 साल से क्रेमलिन कह रहा है कि मोर्चे पर चिंता की जरूरत नहीं और रूसी जनता पर विशेष सैन्य अभियान का कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर यूक्रेन ने देश में अधिक संख्या में सेना होने के साथ साथ हवाई श्रेष्ठता की झलक हासिल कर ली है, तो इसका मतलब है कि रूस दोनों मोर्चों पर असफल हो रहा है। अब असल में आगे क्या होगा? मई के आंकड़े खास नहीं हैं। यूक्रेन ने सिर्फ 220 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ही वापस लिया, लेकिन पैमाना और संदर्भ अहम है। सितंबर 2022 में खार्किव जवाबी हमले के दौरान यूक्रेन ने कुछ ही हफ्तों में लगभग 6,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वापस ले लिया था। यहां तक कि 2023 की गर्मियों का जवाबी हमला, जिसे अब एक निराशा के रूप में याद किया जाता है, जून में लगभग 377 वर्ग किलोमीटर और जुलाई में 257 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फिर से हासिल किया गया था, इससे पहले कि यह सितंबर तक 2 वर्ग किलोमीटर से भी कम रह जाए। इस हमले ने यूक्रेन को सबसे बड़ा फायदा समय का दिया है। अगर रूस दोबारा पहल करता है तो उसे पहले से ज्यादा मुश्किलें झेलनी होंगी। एक और दिलचस्प फायदा है, मजबूत रक्षात्मक बैकस्टॉप बीमा पॉलिसी जैसा है, जो व्यवहार बदल देता है। यह यूक्रेन को आक्रामकता में ऐसे जोखिम लेने की अनुमति देता है जो वह सामान्यतः नहीं ले सकता था, क्योंकि अब हमले के बुरी तरह असफल होने की स्थिति में नुकसान विनाशकारी नहीं रहेगा। दरअसल यही एक शांत कारण था कि 2023 का आक्रमण धीमा पड़ गया। कीव ने कभी पूरी तरह से प्रतिबद्धता नहीं दिखाई, क्योंकि अगर वो असफल हो जाता तो उसके नीचे ज्यादा सुरक्षा जाल नहीं था। एक और अंतिम परिणाम है जो वार्ता से जुड़ा है। यूक्रेन की लगातार सफलता उस सौदेबाजी के अंतर को कम कर सकती है जिसने युद्ध को लंबा किया है। अगर रूस के पास डोनबास पर कब्जे का विश्वसनीय सैन्य रास्ता नहीं है तो वह इसकी मांग नहीं कर सकता। यह बदले में इस संभावना को कम कर देता है कि यूक्रेन द्वारा डोनबास को छोड़ने से रूस को बस फिर से संगठित होकर कुछ वर्षों में संघर्ष जारी रखने का मौका मिल जाएगा। अंततः यूक्रेन को पूरा क्षेत्र वापस पाने की जरूरत नहीं, क्योंकि रूस अंदर से धीरे धीरे बिखर रहा है। अगर ऐसा चला तो वह युद्ध ज्यादा समय नहीं चला पाएगा। 2025 की घिसट्टी लड़ाई और 2026 के मध्य में आक्रमण का टूटना बस यही दर्शाता है कि आंतरिक पतन अब और भी निकट है। अधिक जानकारी के लिए वीडियो देखें और वैश्विक भू राजनीति अपडेट्स के लिए द मिलिट्री शो सब्सक्राइब करें।